चलें आज की कहानी एक बैगन से शुरू करते हैं। जी हां, एग प्लांट ब्रिंजल वाला बैगन। वैसे तो रोज लाखों करोड़ों बैगन मुख्तलिफ डिशेस बनकर हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम चट कर जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैगन की जिसने कटने से इनकार कर दिया, एक ऐसा बैगन जिसने तारीख रकम कर दी। चलें शुरू करते हैं। वैसे तो सर्दियां थी, लेकिन उस दिन टेम्परेचर आसमान को छू रहा था। अजीब दिन था। पिछले कई महीनों से जारी कशमकश का आज ड्रॉप सीन होने वाला था। एक तरफ पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सारी सियासी जमातें, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, मेन स्ट्रीम मीडिया, और दूसरी तरफ ये बेचारा बैगन। आज फैसले का दिन था। आज 8 फरवरी का दिन था और फिर बैगन रॉक्ड, रियासत शॉक्ड। हम बिल्कुल, जब इन्होंने हमारा सिंबल ले लिया, हमारी पार्टी को लड़ने की इजाजत नहीं दी, हम बिल्कुल कोने पे जा चुके थे। आई रिमेंबर उन 2 दिन मैं भी पैनिक पे था कि करेंगे कैसे, हाउ विल यू मैनेज सो मेनी सिंबल्स। बैंगन कहीं ढोल, कहीं जूता, कहीं लालटेन। एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई थिंक दुनिया में इतना नहीं देखा था। बट देयर इज अ ब्रिलियंट टीम ऑफ पीपल, ऑफ पाकिस्तानीज हु आर पैशनेट पाकिस्तानीज, जो वहाँ बाहर बैठकर उन्होंने फेसबुक पर वो इंजन बनाया जो करता ये था कि आप अपना आईडी कार्ड में बता लें और आपका इलाका तलाश करके मेटा और फेसबुक से इंटरनेट कनेक्ट होकर आपको इमीडिएटली सिंबल का डिटेल आ जाती है। औरों के लिए शायद 8 फरवरी के नताज सरप्राइजिंग थे, लेकिन हमारे लिए ये सब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जानते थे कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। हम जानते थे कि 8 फरवरी को बैंगन की इस जीत की बुनियाद 13 साल पहले कराची के रेजेंट प्लाजा होटल में रखी गई थी। कैसे, बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा एक काम करें, जरा दिमाग रिलैक्स करके चाय हाथ में पकड़कर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझना आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत जरूरी है। जबरदस्त। अब बस एक काम और, बहुत मेहरबानी। अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 23 दिसंबर 2011 का दिन था। शाम के 7 बज रहे थे। कराची के रीजेंट प्लाजा होटल के बॉल रूम में मुल्क भर से आए 200 के करीब ब्लॉगर्स जमा थे। आज उनको अवार्ड्स दिए जाने थे। एक एक करके मुख्तलिफ बीट्स पर काम करने वाले बेस्ट ब्लॉगर्स को स्टेज पर बुलाया जाता, उनको हाथ में एक शील्ड पकड़ाई जाती, फिर वो ब्लॉगर कुछ बात करता, नीचे बैठे लोग तालियां बजाते और ये सिलसिला बार बार रिपीट होता रहता कि अचानक 8:30 बजे के करीब मास्टर ऑफ द सेरेमनी ने एक मुख्तलिफ ऐलान किया। उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी फॉर द कप्तान। इसी लम्हे हॉल का दरवाजा खुला और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 3-4 लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गए। अभी कुछ ही दिन पहले सितंबर में इमरान खान के लाहौर जलसे ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ऐन उसी वक्त जब इमरान खान अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के बीज बो रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर काहिरा में तहरीर स्क्वायर से उठने वाला सोशल मीडिया का तूफान ग्लोबल पॉलिटिक्स पर अपना रंग दिखाना शुरू कर चुका था। और फिर 2016 में अमरीकी इलेक्शन हो या फिर 2021 के कैपिटल हिल फसादात, 2017 की ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक हो या फिर खवातीन की मी टू मूवमेंट, महसा अमीनी की मौत पर होने वाले ईरानी मुजाहिरे हों या फिर इसराइली मसनूआत के खिलाफ की जाने वाली बॉयकॉट मूवमेंट, पिछले 10-12 सालों में दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ है वो इसी सोशल मीडिया के जरिए हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया इनकलाब का नाम है या फसाद का, दहशतगर्दी का नाम है या जिहाद का? चलें सबसे पहले सोशल मीडिया की फिजिक्स और केमिस्ट्री समझ लेते हैं। सोशल मीडिया का जिन दरअसल इंटरनेट की बोतल में बंद है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का वही ताल्लुक है जो बिजली और बल्ब का है। अगर बिजली ना हो तो बल्ब जितने भी पावर का हो किसी काम का नहीं। इसीलिए 8 फरवरी को इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। अब जरा सोशल मीडिया को समझ लें। जुम्मा या मंगल बाजार में शॉपिंग की है। इस बाजार की एक इंतजामिया होती है, वो कुछ पैसे लेकर लोगों को इस बाजार में अपना सौदा बेचने की इजाजत देती है। बिल्कुल उसी तरह सोशल मीडिया उन एप्स और प्लेटफॉर्म्स का नाम है जहां कोई भी शख्स या इदारा डायरेक्ट अपनी मर्जी की वीडियो या मैसेज पोस्ट कर सकता है। अब इसमें 2 तरह का सोशल मीडिया, ज्यादातर वो जो आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करते, लेकिन आपका डेटा कंपनीज को फरोख्त करके एड रेवेन्यू कमाते हैं।
जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। मैं हूं इब्राहिम। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं और कुछ वो भी जो फ्री के साथ साथ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप भी ऑफर करते हैं, यानी आपसे कुछ माहाना पैसे लेकर आपको अपने प्लेटफॉर्म का एड फ्री एक्सेस देते हैं या फिर आपके कंटेंट को बेहतर रीच फराहम करते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। दुनिया के 8 में से 5 अरब अफराद अब किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। फेसबुक 3 अरब यूजर्स के साथ नंबर 1 है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 2 अरब और टिकटॉक पर 1.6 अरब लोग मौजूद हैं। वैसे टिकटॉक इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्लेटफॉर्म है। ये सब तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये 5.5 अरब सोशल मीडिया यूजर्स एक दिन में तकरीबन 300 अरब पीसेज ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें व्हाट्सएप मैसेजेस, स्टेटस अपडेट्स, ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस और कमेंट्स शामिल हैं। यानी जितनी देर में आप बोलेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इतनी देर में सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा चीजें फेंकी जा चुकी होंगी। यही नहीं, ये यूजर्स अपने जागते हुए कीमती वक्त का 20 से 25% सोशल मीडिया एप्स पर गुजारते हैं, जो कमोबेश 3.5 से 4 घंटे बनता है। यकीन नहीं आ रहा? फोन यूजेज को चेक कर लें। पिछले साल सिर्फ रफ्तार को ही 1 करोड़ घंटे वॉच टाइम मिला है। अब अंदाजा लगा लीजिए। खैर, दूसरे अल्फाज में हम लोग अपने साल के 12 में से 2 महीने तो सिर्फ सोशल मीडिया एप्स पर ही गुजार देते हैं। वाह भाई वाह, आ रहा है ना मजा? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। वैसे सब्सक्राइब तो कर चुके हैं ना? देख रहे हैं ना हम कितनी रिसर्च करते हैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए। हम दिन में तकरीबन 60 मरतबा किसी ना किसी वजह से अपना फोन पिक करते हैं। वो आतिफ ने कहा था ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब भी कोई शक है कि हम फोन एडिक्ट्स बन चुके हैं? चलें एक टेस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि एक आम शराबी और अल्कोहलिक शराबी का फर्क कैसे पता लगाया जाता है? सिर्फ एक सवाल के जवाब से। क्या आपको सुबह उठने के बाद सबसे पहले शराब की तलब महसूस होती है? आम शराबियों को सुबह उठकर शराब की तलब महसूस नहीं होती, जबकि अल्कोहलिक सुबह उठकर सबसे पहले शराब पीना चाहता है। क्या आप सुबह आंख खोलने के बाद हाथ मुंह धोने से पहले अपना फोन चेक करते हैं या आधे 1 घंटे के बाद चेक करते हैं? कमेंट्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन अगर आप एक एडिक्ट हैं भी तो इसमें आपका कसूर इतना ज्यादा नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जानबूझकर ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज हो, यानी वो खुशी का केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। ये वही डोपामिन है जो सेक्स, स्मोकिंग और खाना खाने के दौरान रिलीज होता है। 6 एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। अचानक इनामात, जैसे आपकी पोस्ट पर लाइक या कमेंट्स आना। इसी सस्पेंस में हम बार बार ऐप चेक करते रहते हैं। दूसरा, लामतनाही स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल करते जाओ, मवाद कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में लगे रहो मुन्ना भाई। दिमाग को लगता है कि शायद अगली पोस्ट और मजे की होगी और आप रुक नहीं पाते। सोशल वैलिडेशन या समाजी मंजूरी। जब कोई आपकी तस्वीर पर दिल वाला लाइक देता है या अच्छा कमेंट करता है, यह हमें महसूस कराता है कि हम अहम हैं और लोग हमें पसंद करते हैं। नंबर 4, आपके लिए खास मवाद। एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। जैसे आपकी पसंदीदा वीडियोस या मीम्स। आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके ज़ौक को जानता है और आप जुड़े रहते हैं। जैसे स्नैपचैट स्ट्रीक्स या बैजेस कमाना क्यों काम करता है? एक बार स्ट्रीक शुरू करें तो तोड़ने का दिल नहीं करता। चमकदार डिजाइन और मजेदार टचेस, रंग बिरंगे बटन, एनिमेशन और फोन का हिलना, वाइब्रेशन, ये सब चीजें हमें खुश करती हैं। और ये सारी चालाकियां इसलिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर गुजारें। लेकिन इन तमाम टूल्स में सबसे ज्यादा अहम वो एल्गोरिथम्स हैं जिनके जरिए सोशल मीडिया एप्स हमारी तवज्जो हासिल कर रही हैं। कंप्यूटर की जबान में एल्गोरिथम ऐसी हिदायत, कवानीन या तरीक़े कार को कहते हैं जिस पर अमल करके कंप्यूटर किसी मसले को हल करते हैं। जितना ही मुश्किल मसला होता है उतना ही पेचीदा एल्गोरिथम इस मसले को हल करने के लिए दरकार होता है। और इंसानी नफ्सियात से खेलने से ज्यादा पेचीदा काम शायद ही इस दुनिया में कोई हो। लेकिन सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने इस मसले को न सिर्फ अपने हिसाब से हल कर लिया है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंसानियत का मुस्तकबिल अब इन एल्गोरिथम्स के रहमो करम पर है तो ज्यादा गलत नहीं होगा। एक जमाने में फेसबुक का नारा था कि तेज चलो और तोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर लाने, इनको ज्यादा देर तक मसरूफ रखने और इनसे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही। और एआई ने तो जल्दी पर तेल का काम किया है। एल्गोरिथम्स के इस दौर में जहां मशीनों की हुक्मरानी उभरती नजर आ रही है, हमको क्या देखना है, कहां जाना है, किसको पसंद करना है, यहां तक कि किसको जेल भेजना है, इसका फैसला पहले ही एल्गोरिथम्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा भरोसा इन एल्गोरिथम्स पर बढ़ रहा है,
लोगों के खदशात भी बढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क भी इन AI एल्गोरिथम से खासे परेशान है। मस्क की पेशगोई है कि 2024 के आखिर तक मसनूई जहानत इंसानी जहानत को पीछे छोड़ देगी। वो इस बात पर जोर देते हैं कि AI को मुआशरे में महफूज तरीके से शामिल करने के लिए पहले से इक़दाम किए जाएं। मस्क ये तक कह चुके हैं कि अगर इस पर मुनासिब निगरानी ना हुई तो AI इंसानी तरक्की को महदूद या खत्म कर सकता है। मार्च 2023 में मस्क ने एक ओपन लेटर पर दस्तखत किए जिसमें बड़े पैमाने पर AI तजुर्बात को आर्जी तौर पर रोकने की अपील की गई। लेकिन इस AI और एल्गोरिथम का वाहिद मकसद क्या है? इस सारे धंधे को आम अल्फाज में अटेंशन इकोनॉमी का नाम भी दिया जा रहा है। अब सारा गेम लोगों की तवज्जो हासिल करने का है। वो तो आपने सुना ही होगा, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द सर्विस और प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। ये सोशल मीडिया एप्स अपने प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली हमारी तवज्जो मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं और खूब पैसे कमाते हैं। सिर्फ गूगल और मेटा ने पिछले साल 430 अरब डॉलर का बिजनेस किया, जो पाकिस्तान की GDP से 60 अरब डॉलर ज्यादा है। और सिर्फ ये एप्स ही नहीं, इन पर कंटेंट बनाने वाले भी खूब माल बनाते हैं। चलें आपको यूट्यूब के टॉप पाकिस्तानी अर्नर से मिलवाते हैं। ये बेचारे डकी भाई और इमरान रियाज खान तो वैसे ही बदनाम है। जियो एंटरटेनमेंट 6 से 7 लाख डॉलर, ARY डिजिटल 4 से 5 लाख डॉलर, हम टीवी 3 से 4 लाख डॉलर। रजब बढ़ के तो पिछले महीने मजे ही आ गए। व्यूज तकरीबन डबल हुए और साथ ही आमदनी भी 1.5 से 2 लाख डॉलर तक कमाए। सिस्टरोलॉजी, डकी भाई, इमरान रियाज, ये सब 60 से 70 हजार डॉलर यूट्यूब मोनेटाइजेशन से बना लेते हैं। बस अब आपको ये बता दूं कि मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। आमदनी इससे ज्यादा तो हो सकती है मगर कम नहीं। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है, वो ये कि अमरीकी इदारा बराए नफ्सियात की एक तहकीक के मुताबिक 20 साल कबल आम तौर पर एक बंदा औसतन 2.5 मिनट किसी भी काम पर तवज्जो मरकूज रखता था। 2013 में तवज्जो का दौरानिया गिरकर 1.5 मिनट तक रह गया था और अब तवज्जो का दौरानिया महज 48 सेकंड रह गया है। और इसमें भी 50% से ज्यादा लोग किसी भी काम पर 40 सेकंड से भी कम तवज्जो मरकूज कर पाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क ने, जो इस तहकीक की सरबराह थी, बताती हैं कि इस सब का लाजमी नतीजा सेहत की खराबी की सूरत में निकला। मसलन बार बार एक चीज से दूसरी चीज पर तवज्जो मरकूज करने से स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर के मरज में इजाफा हुआ है। इसी तरह हमारी नींद का दौरानिया भी कम हो गया है। इस बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम का सबसे खतरनाक असर बच्चों पर पड़ रहा है। जो बच्चे ज्यादातर वक्त यूट्यूब और गेम्स पर सर्व करते हैं, उनके दिमाग की ग्रोथ न सिर्फ बहुत ज्यादा मुतासिर होती है बल्कि बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है और उनकी इस खतरे से निपटने की सलाहियत और खुद पर काबू पाने की सलाहियत गैर महसूस तरीके से कम हो जाती है। इस सूरत हाल पर एलोन मस्क ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से रोकें। ये तो हो गई सोशल मीडिया की फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब जरा पाकिस्तान के सोशल मीडिया सीन पर नजर डालते हैं। क्या सोशल मीडिया दर्जगाह है या फहाशी का अड्डा? इनकलाब का नाम है या फसाद का? दहशतगर्दी का नाम है या जिहाद का? सच ये है कि हमारे बेतहाशा शोर मचाने के बावजूद ग्लोबल सोशल मीडिया सीन में पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं। क्यों? पाकिस्तानी कंटेंट और डेटा से हासिल होने वाली आमदनी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए मूंगफली के दाने के बराबर है। लेकिन लोकल पॉलिटिक्स और कल्चर के हवाले से सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। नौबत यहां तक आ गई है कि कहां तो रियासत 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत इस सबको परवान चढ़ा रही थी, तो अब इस सबको डिजिटल दहशतगर्दी करार देकर मुख्तलिफ फायरवॉल्स के जरिए रोकने की कोशिश करती नजर आ रही है। इस सूरत हाल का हल क्या है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन फायरवॉल काम कैसे करती है ये हम आपको बता सकते हैं। फायरवॉल इंटरनेट पर ट्रैफिक को फिल्टर करने का काम करती है। अगर किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना हो तो इसका पता या URL फायरवॉल को बता दिया जाता है और फिर वो वेबसाइट उस मुल्क या दफ्तर या घर जहां भी वो फायरवॉल इंस्टॉल हो काम करना छोड़ देती है। ये काम तो तकरीबन तमाम ही फायरवॉल्स कर लेती हैं, लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट को मुकम्मल बंद ना करना हो बल्कि उन पर मौजूद मखसूस मवाद को हटाना हो तो अब ऐसी फायरवॉल्स भी आ गई हैं जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन और एडवांस डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसी ऐप पर कॉल को रिकॉर्ड कर लेती हैं या मखसूस मवाद को पढ़कर इस मवाद को शेयर या फैलाने वाले का पता लगा लेती हैं। इस किस्म की फायरवॉल्स का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। चीन ने अपने अवाम का डेटा महफूज बनाने और मगरबी ममालिक तक पहुंचने से रोकने के लिए न सिर्फ फायरवॉल इंस्टॉल की हुई है जिसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, बल्कि तमाम मगरबी सोशल नेटवर्क्स पर पाबंदी लगाई हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि जहां सोशल मीडिया ने आज़ादी राय की राहें हमवार की हैं, वहीं इस आज़ादी का कुछ लोगों ने गलत फायदा भी उठाया है और जी भरकर फेक न्यूज़ फैलाई है। लेकिन क्या वाकई हुकूमत फेक न्यूज़ खत्म करने के लिए फायरवॉल लगा रही है? आप की ज़ाती हैसियत में आपके खिलाफ कोई झूठी खबर फैला रहा है
तो रियासत को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम सिर्फ उन खबरों के खिलाफ जाते हैं जहाँ पे रियासत पे तनकीद हो रही हो। स्टेट फायरिंग करके दारुल हुकूमत के अंदर लोगों को शहीद कर दे और फिर टेलीविजन पे अवाम के करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इश्तिहार चलाए कि अल्लाह के फजल से बगैर किसी शहरी के जानी नुकसान के हमने इस्लामाबाद खाली करा दिया। मतलब ये हुकूमत है जो कि प्रोएक्टिवली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। आप पहले सबसे पहले खुद फेक न्यूज़ फैलाना बंद करें, फिर आप इस बात पे आइएगा कि आप फेक न्यूज़ को काउंटर कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? आइस कंज्यूम करते हैं मतीउल्लाह जान, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले हैं वो पुलिस वालों पे, और आइस के नशे में उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने SMG राइफल छीन ली एक पुलिस वाले से, तान दी उसके ऊपर। ये कौन कह रहा है? ये रियासत कह रही है कि FIR के अंदर एक पूरा वाकया मन घड़त बना के एक ऐसे इंसान को जिसको आपने खुफिया एजेंसियों के जरिए एक रात पहले अपडेट किया। यार ये तो बात हो गई हुकूमती सेंसरशिप की, लेकिन ये सोशल मीडिया वाले खुद भी कोई बहुत बड़े वली अल्लाह नहीं है। हर कोई अपने मकसद और मफादात के लिए अपने प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहा है। 1 साल से इसराइल फलस्तीन में नस्ल कशी कर रहा है, तकरीबन 50,000 लोग शहीद हो चुके हैं, मगर वो कुव्वतें जो खुद को इंसानी हुकूक के रखवाले कहती हैं खामोश हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स इस जारियत के खिलाफ आवाज उठाए, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाए, तो ना जाने क्यों ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसे वार्निंग्स देते हैं, पोस्ट डिलीट कर देते हैं, और अगर फिर भी ना मानी जाए तो अकाउंट ही बैन कर देते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हुकूमती जबर के खिलाफ मीडियम बनने का दावा करते हैं, तो सवाल यह है कि आजादी इजहार राय का नारा मारने वाले ये प्लेटफॉर्म्स इन हुकूमतों से कैसे मुख्तलिफ हुए? वो भी अपने मफाद में चीजें सेंसर करती हैं और बज़ाहिर ये प्लेटफॉर्म्स भी यही कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपसे एक वाकया शेयर करते हैं। यूट्यूब पर इयॉन चैनल तो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं कहूंगा जरूर देखिएगा। ये उन चंद लोगों में से हैं जो ग्राउंड रियलिटीज पर बात करते हैं। इसी अज़्म में उनकी टीम ने हमास के मुशीर खालिद क़दूमी का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो चाहते थे कि अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए हमास का मौक़िफ़ भी सामने लाए। जब ये इंटरव्यू नशर हुआ तो बगैर किसी वार्निंग के यूट्यूब ने उनके प्लेटफॉर्म को डिमोनेटाइज कर दिया। यहाँ पे साथ ही साथ अगर आप देखें तो जियो, बड़े प्लेटफॉर्म्स, ARY वगैरह, हर मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल के ऊपर डॉक्टर खालिद क़दूमी साहब ने इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन उनके साथ ये मामला नहीं होता। यानी एक तो सोशल मीडिया आपके मुल्क में मेन स्ट्रीम और ऑल्टरनेटिव मीडिया में डिस्टिंक्शन करती है, नंबर 1, ये पहली बात होगी। और ये कॉर्पोरेट लिंक्स के थ्रू ही होता है। आमतौर पे मल्टी चैनल पार्टनर्स एक कंपनीज होती हैं जो हैंडल करती हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस को फॉर बिग कॉर्पोरेट्स या बड़े क्रिएटर्स के लिए, तो उनको ज़रा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है एक तो यूट्यूब के जरिए, कि सारी बात है वो कॉर्पोरेट लेवल पर उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये आर्ग्यूमेंट ये हो फॉर एग्जांपल कि वेस्टर्न वर्ल्ड से जंग करने की बुनियाद पर, यानी आपकी सेंसरशिप हुई है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ है, उनके वर्ल्ड व्यू में अप्रूव नहीं है कि गाजा जो है वो उसकी कोई बात नशर की जाए, तो मुझे ये बताएं कि व्लादिमीर पुतिन जो है, जिसका इंटरव्यू टकर कार्लसन ने किया था, जो फॉक्स न्यूज़ के एक टीवी शो होस्ट होते थे, जो इस वक्त डायरेक्टली जंग में है यूक्रेन के साथ और इनडायरेक्टली नेटो के साथ, उनका इंटरव्यू कैसे नशर हुआ यूट्यूब पे, वो कैसे चल रहा है आज तक। तो ये कुछ दोगली पॉलिसी होती है, एक तो यूट्यूब और बड़े प्लेटफॉर्म्स की, एक तो आपके मुल्क से मुतल्लिक, दूसरा कि आप मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म है या अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेन स्ट्रीम है तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलता है। और ये सेंसरशिप कोई नई बात नहीं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल के सामने आने के बाद 2020 के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को सेंसर करना शुरू कर दिया। उन्हें शैडो बैन एल्गोरिदम का नाम दिया गया। यानी अगर आप अपने प्लेटफॉर्म से किसी ताकतवर शख्सियत या किसी मकबूल नजरिए को हटा नहीं सकते, तो उसको अपने प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम की मदद से इस तरह फैलने से रोकते हैं। इस बात पर जब इन प्लेटफॉर्म्स को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, वहीं एलॉन मस्क ने आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्विटर को महंगे दामों खरीद लिया। उसके मुहर्रिक मशहूर टेक्नोलॉजिस्ट पीटर थैल बने, जो न सिर्फ एलॉन मस्क के कारोबारी साथी रहे हैं, बल्कि फेसबुक के इब्तिदाई इन्वेस्टर्स में से एक है। लेकिन फिर क्या हुआ? 2024 के अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप को बैन करने वाली वही ऐप मालिकों की तब्दीली के बाद ट्रंप को इलेक्शन जितवाने के लिए पूरा जोर लगाती नजर आई। तो एक बात तो समझ लें, आजादी इजहार मगरिब के लिए है महज एक हथियार। एक्स प्लेटफॉर्म के बानी जैक डॉर्सी कहते हैं, शायद ये आपको अजीब लगे, लेकिन आज के दौर में मेरे ख्याल में आजादी इजहार की बातें महज तवज्जो हटाने का तरीका है। मेरे ख्याल में असल बहस आजाद या खुद इख्तियारी सोच पर होनी चाहिए। और अब हमने इस बात को महसूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारी सोच या मर्जी को सोशल मीडिया एल्गोरिदम के जरिए बदला जा रहा है। और मेरे ख्याल में इसका एक ही हल है, और वो है
लोगों को इस बात की आजादी दी जाए कि वो इस बात का तयन खुद कर सकें कि वो कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। बरतानवी पुलिस आजकल अपनी नौयत के पहले और एक अनोखे मामले की तहकीकात कर रही है। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक एक 16 साल नौजवान लड़की ने मेटावर्स में अपने साथ होने वाली गैर हकीकी इज्तिमाई ज्यादती की रिपोर्ट पुलिस को दी है। तफसीलात के मुताबिक वो लड़की वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहने मेटावर्स में एक हकीकत से करीब गेम खेल रही थी, जब उसके साथ खेलने वाले दूसरे किरदारों ने उसके खाके या कार्टून कैरेक्टर पर हमला किया और इसे ज्यादती का निशाना बनाया। इस खबर के मंजर आम पर आने के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस लड़की को शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। किसी ने कहा कि मुख्तलिफ कंप्यूटर खेल खेलते हुए वो खेल ही खेल में मर चुके हैं, तो क्या वो इसके लिए कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएं? तो किसी के ख्याल में पुलिस को हकीकी जिंदगी में होने वाले क्राइम्स पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इंडिपेंडेंट अखबार की एक खबर के मुताबिक नीना जैन पटेल, जो एक माहिर नफ्सियात और मुहक्किक है, को भी इस किस्म के तजुर्बे से गुजरना पड़ा जब वो ये मालूम करने के लिए फेसबुक के मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर गई कि वो प्लेटफॉर्म खवातीन या बच्चों के लिए कितना महफूज है। इनके मुताबिक महज 60 सेकंड में ही इनके कार्टून किरदार को बदतरीन हरासगी का सामना करना पड़ा और इन लोगों या किरदारों ने इनके किरदार के साथ इज्तिमाई ज्यादती की। ये तजुर्बा उनके लिए इसलिए भी खौफनाक साबित हुआ क्योंकि उन्होंने वर्चुअल हेडसेट के साथ साथ हाथों और कलाइयों में भी ऐसे आलात पहने हुए थे जिनकी वजह से जब भी मेटावर्स में इनके किरदार को कोई छूता तो इसे वो अपने जिस्म में महसूस कर सकती थी। फेसबुक को इस खबर के बाद अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर जाती हुदूद या पर्सनल बाउंड्रीज का फीचर मुतारिफ कराना पड़ा ताकि दो किरदारों के दरमियान कम से कम 4 फुट का फासला रहे। इंसान पहले शिकार करता था तो दुनिया के हालात कुछ और थे, फिर उसने काश्तकारी शुरू कर दी तो दुनिया यकसर बदल गई। दरियाए नील और सिंध के इर्द गिर्द अजीम सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो मगरिब का दौर साथ लाया। 90s में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया जो 8 तक चलता रहा और आजकल सोशल मीडिया का दौर अपने उरूज पर है, लेकिन साथ ही साथ एआई ने भी सर उठा लिया है। पिछले 20-25 सालों में दुनिया जितनी तेजी से डिसरप्ट हुई उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इस तब्दीली की रफ्तार इतनी तेज है कि खुद टेक कंपनीज भी उसके साथ चलने में नाकाम है। याहू, ऑर्किड, माईस्पेस, वीवर्क, नोकिया तो याद ही होगा। 2000 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $200 अरब से ज्यादा थी, आज इसका 10% है। ब्लैकबेरी 2007 में स्टेटस सिंबल समझा जाता था और 2012 में कचरा बन चुका था। तो कहानी कुछ यूं है कि जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो मजहब, सियासत, मुआशरत और मईशत सब कुछ बदल देती है। फिर टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। चलें 16वीं सदी में चलते हैं। मार्टिन लूथर नामी मजहबी पेशवा कैथोलिक चर्च की फरसूदा रसूमात से बहुत परेशान हो चुका था। वो समझता था कि आज का नौजवान चर्च की कदामत पसंदी और पुराने ख्यालात की वजह से मजहब से दूर होता जा रहा है। चर्च ने मार्टिन को गुमराह और फितना करार दिया, लेकिन कुछ ही दिन पहले यही चर्च प्रिंटिंग प्रेस को भी फितना करार दे चुका था। फिर क्या था, दोनों फितने मिल गए और आज अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक की मेजॉरिटी का ताल्लुक 16वीं सदी के इसी फितने से है। पिछली सदी में सेकुलर और लिबरल वैल्यूज का गढ़ कहलाने वाली मगरिबी दुनिया आज उसी सोशल मीडिया की वजह से एक बार फिर राइट विंग या कदामत परस्त हाथों में जा रही है। अपनी जिंदगियों से बच्चों का वजूद खत्म कर देने वाले गोरे आज बड़ी बड़ी मीटिंग्स में अपने बच्चों को कंधों पर उठाकर जा रहे हैं। एक बात समझें, टेक्नोलॉजी का कोई मजहब, कोई अकीदा, कोई बाजू नहीं होता। ये फोर्सेस ऑफ नेचर की तरह खुद ब खुद अपना रास्ता बनाती है। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं। जी हाँ, अमेरिका की कैपिटलिस्ट सिलिकॉन वैली में जन्म लेने वाली टेस्ला, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज की ग्लोबल डोमिनेंस आजकल कम्युनिस्ट चाइनीज सिलिकॉन वैली यानी शेंजेन में कायम हवावे, BYD, टेंसेंट और बाइट डांस से खतरे में है। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता है। अगर ओनली फैंस जैसी साइट्स हैं तो ई-कॉमर्स से हजारों लाखों को जायज और हलाल रोजगार भी मिल रहा है। ASMR जैसी लायानी वीडियोस पर मिलियंस के व्यूज आते हैं, तो हम भी तो सोशल मीडिया पर ही है बॉस। इसमें कोई शक नहीं कि ये सोशल मीडिया एप्स आपकी वेलबींग से ज्यादा अपने मुनाफों और असर रसूख को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी कोई नई बात नहीं कि दुनिया में हमेशा चंद लोग बहुत सारे लोगों का इस्तेहसाल करके ताकत और माल समेटते रहे हैं। नए दौर के नए मंझन वाले नए सेठ हैं, लेकिन ख्वाहिश वही हजारों साल पुरानी है। क्या सोशल मीडिया एडिक्शन इंसानी सेहत, बिलखुसूस बच्चों के लिए नुकसानदेह है? तो इसमें भी अब कोई शक नहीं। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक जमाना था इंफॉर्मेशन पर रियासत की मोनोपोली हुआ करती थी।
बताया बंगाली हमसे नीची कौम है, भूखे नंगे लोग हैं, हमने मान लिया। बताया गया मुल्क भुट्टो ने तोड़ा, हमने भुट्टो को गद्दार करार दे दिया। उन्होंने बताया कि रूस दरअसल गर्म पानियों की तरफ आना चाहता है, हम डर गए। बताया सियासतदान सारे करप्ट हैं और हम ही हैं मुल्क की इस्तेहकाम की जमानत, हमने बोला यस सर। कहा इस्लाम खतरे में है, हम सर पर कफन बांधे निकल पड़े। लेकिन आज बकौल इकबाल के हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, बस उसके हाथ में मोबाइल होना चाहिए। आज जितने मुंह उतनी बातें हैं और जैसे मुंह वैसे थप्पड़। जानते हैं हमें अंधेरे से क्यों डर लगता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छुपा है। हमें हर वो चीज खौफजदा कर देती है जो हमें समझ नहीं आती। एक वक्त था लोग प्रिंटिंग प्रेस को भी हराम करार देते थे, बिजली तक को हराम करार दे दिया था, लाउड स्पीकर में शैतान बोलता था। वैसे अब वो खुद लाउड स्पीकर छोड़ने को तैयार नहीं होते। सोशल मीडिया का भी यही केस है। हर वो शख्स जो इसे नहीं समझता वो इससे खौफजदा है, और जो समझ चुके हैं उनका वैगन बड़ी बड़ी बंदूकों पर भारी है।